वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम। आज हम आईएफएमएस इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था, आपको याद हो तो उसमें हमने मर्चेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ा था कि मर्चेंट बैंकिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन आपके फंड बेस्ड फंक्शन है, कौन से फंक्शन जो है फी बेस्ड फंक्शन है। और उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया है क्या। मर्चेंट बैंकिंग को हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बोलते हैं, जो कंपनीज़ को हेल्प करती हैं, जो कॉर्पोरेट को हेल्प करती हैं फ़ंड को रेज़ करने में। और फंड रेज़ में उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की हम बात करें, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की हम बात करें, इशू मैनेजमेंट की हम बात करें, हम इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मर्चेंट बैंकर जो है फ़ॉरेन के अंदर, जैसे अदर कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो वहाँ पे हम ये देखें कि मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज हम इस लेक्चर के अंदर रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया को समझेंगे। रेगुलेशन की जब बात आती है तो रेगुलेशन किसी एक्ट के थ्रू होता है, और जो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज हैं, जो इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड हैं, या फिर कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस से रिलेटेड हैं, तो उन सब में आप ये देखें कि जो सेबी का रोल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सेबी ने मर्चेंट बैंकर के लिए जो रेगुलेशन बनाया था 1992 में बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं कि मर्चेंट बैंकर एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग, सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज, एक्टिंग एज ए बैंकर, एज ए मैनेजर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर एंड रेंडरिंग द कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। हमने वही बात की है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने, कि मर्चेंट बैंकर के अंदर उन पर्सनस को इंक्लूड किया जाता है जो इशू मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, फंड को रेज करने में हेल्प करते हैं, एज ए मैनेजर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइज़र, और कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे, जब हम इशू मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सेबी का रोल हो जाता है कि वो क्या करे, रेगुलर बेसिस पर मर्चेंट बैंकिंग पर कंट्रोल करे। तो वहाँ पे हमने मर्चेंट बैंकिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को देखा है। सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 जो आपका है रूल्स, उसके अंदर हमने देखा है कि मर्चेंट बैंकिंग की जो कैटेगरी है एक्टिविटीज़ की, उसको हमने क्लासिफाइड किया है। कैटेगरी जैसे है आपकी ऑथोराइज कैटेगरी, अनऑथोराइज कैटेगरी। अब मर्चेंट बैंकर क्या है, उनको यदि ऑथोराइज एक्टिविटी करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो ऑथोराइज एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये ऑथोराइज एक्टिविटी जो मर्चेंट बैंकिंग करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एज ए इशू मैनेजमेंट असाइनमेंट, एज ए मैनेजर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइज़र, एज ए अंडर राइटर, एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, जो हैं ये आपकी कौन सी एक्टिविटी हैं जिनमें हमें क्या चाहिए, उनको ऑथोराइज्ड होना चाहिए। यदि वो ऑथोराइज्ड हैं तो ही वो उन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटी ऐसी भी हैं जो ऑथोराइजिंग के अंदर नहीं आती, जहाँ सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ वो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं आपको बता देते हैं। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी नॉट रिक्वायरिंग सेबी रजिस्ट्रेशन आर। अब है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। प्रोजेक्ट काउंसलिंग आप समझिए कि कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, तो उसकी प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बनाना है, प्रोजेक्ट्स के लिए कितना फ़ंड रिक्वायर होगा, कितना फ़ंड हमें रेज करना है, कब हमें फ़ंड चाहिए होगा, फ़ंड की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, तो वो सब हमें कहाँ पता लगेगा, प्रोजेक्ट काउंसलिंग के अंदर पता लगेगा। फिर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट काउंसलिंग की यदि हम बात करें, जब 2 और मोर कॉर्पोरेट क्या करते हैं, काउंसलिंग के वर्क को करते हैं, तो वो कहलाता है कॉर्पोरेट काउंसलिंग कहलाता है। तो यहाँ पे भी मर्चेंट बैंकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग की जो एक्टिविटी है, वहाँ पे सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ज़रूरत है। फिर आता है फैक्टोरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने जब एक्टिविटी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि फैक्टोरिंग हमें हेल्प करता है फाइनेंसिंग में, फ़ंड को रेज़ करने में। चाहे हम डोमेस्टिक लेवल पर फ़ंड को रेज़ करें, चाहे हम इंटरनेशनल फंड पर लेवल पर हम फ़ंड को रेज़ करें, तो फैक्टोरिंग क्या है, हमारे लिए फाइनेंसर है। और वो जो फाइनेंसर है वो हमें हेल्प करता है फ़ंड को रेज़ करने में, चाहे डोमेस्टिक पर्पज़ से करें, चाहे हम इंटरनेशनल पर्पज़ पे फ़ंड को रेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फैक्टोरिंग क्या करता है, हेल्प करता है। वहाँ पे इन हाउस मैनेजमेंट भी हम देखेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। जैसे फैक्टोरिंग को तो हम पढ़ेंगे ही, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। फिर आता है क्रेडिट रेटिंग।
क्रेडिट रेटिंग आप समझ गए होंगे कि जो बहुत सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, आपने क्रिजल सुना होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, जो किसी संस्था किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट को चेक करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यदि हम किसी इंडिविजुअल के क्रेडिट रिकॉर्ड की बात करें तो हम उसके लिए सिबिल रिकॉर्ड देखते हैं, CIBIL, ठीक है ना, सिविल रिकॉर्ड। जिसका सिविल रिकॉर्ड जितना अच्छा होता है उसको फाइनेंसिंग लोन जो है जल्दी से मिल जाता है, और जिसका सिविल रिकॉर्ड कम होता है उसको लोन तो मिलता है लेकिन बहुत महंगा लोन मिलता है। तो ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं, जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको रेटिंग देती हैं, तो वो एजेंसी क्या कहलाती हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाती हैं। फिर आता है आपका बिल एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग। बिल एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग की हम बात करें तो ये भी फाइनेंसिंग का एक मोड है। इसके अंदर क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिल को डिस्काउंट करता है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस रिक्वायर है उसके बिल को, डेट्स को वो क्या कर लेता है, बाय कर लेता है डिस्काउंट पर, और जब मैच्योरिटी डेट पर जब फेस वैल्यू पर पेमेंट उसको रिसीव होता है तो जो डिफरेंस है डिस्काउंट, वो उसकी इनकम होती है। तो बिल एक्सेप्टेंस और डिस्काउंट का काम भी इसके अंदर आता है। बोलो आपका मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी नोट रिक्वायरिंग सेबी रजिस्ट्रेशन। फिर आता है आपका लोन सिंडिकेशन। देखो जब हम बात करते हैं, सिंडिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, आप हेल्प करना, बढ़ाने में हेल्प करना। तो लोन सिंडिकेशन मतलब हुआ कि लोन को देने में क्या करना, हेल्प करना। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में हर संस्था को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। तो लोन सिंडिकेशन से वो फंड क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फिर आता है मर्जर एंड अमालगमेशन। जब हम मर्जर एंड अमालगमेशन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर, एक्सपेंशन थ्रू अमालगमेशन। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 देखते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 देखते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि AS जो है अमालगमेशन का बता रहा है कि जो मर्जर होता है, जो एक्विजिशन होता है, मर्जर जो होता है इक्वल्स के बीच में होता है। एक्विजिशंस के अंदर एक कंपनी बड़ी होती है और एक कंपनी छोटी होती है। जो बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो हम किसी कंपनी के साथ मर्ज होने वाले हैं, हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, तो उसका डिसीजन भी हमें यहाँ पे लेना होता है कि वो जो मर्जर है, वो जो एक्विजिशन है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर SBI के एसोसिएट बैंक का मर्जर हुआ था, तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है। पहले वहाँ पे देखा जाता है कि जो मर्जर एक्विजिशंस होगा उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो उन सब चीज़ों को पहले देखा जाता है। तो ये वो एक्टिविटी थी जिसके अंदर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। फिर आता है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी रिक्वायरिंग सेबी रजिस्ट्रेशन अंडर डिफरेंट रेगुलेशन बट नॉट अंडर द मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन। तो उसमें क्या आता है, आपका वेंचर कैपिटल। जब आपको याद हो, जब हमने देखा था कि एक एंजल इन्वेस्टर होता है, एक आपका वेंचर कैपिटल होता है और एक आपका प्राइवेट इक्विटी होता है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एंजल इन्वेस्टर जो रहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा देता है। एक लिमिट है उस वहाँ पे अमाउंट की, वो लंबे टाइम तक आप उससे पैसा नहीं ले सकते। वो एंजल की तरह हमारे बिजनेस में आता है और कुछ टाइम तक रहता है। फिर हम बात करते थे कि जो आपका वेंचर कैपिटल आता है, वो क्या करता है, पैसा तो आपको थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए देगा और वहाँ पे रिस्क भी बियर करेगा, लेकिन वो जल्दी से क्या कर देता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही प्राइवेट इक्विटी आती है वो बिज़नेस को छोड़ देता है। तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, यहाँ पे हम वेंचर के साथ कैपिटल वर्ड की बात कर रहे हैं, हम डेट्स की बात नहीं कर रहे। तो वेंचर कैपिटल की बात की हमने। फिर हम देखें म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप समझ गए होंगे कि जो भी कंपनी है उसको बहुत सा लार्ज अमाउंट जो है वो कलेक्ट करना है, तो उसको छोटी छोटी यूनिट्स के थ्रू उसको वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कॉरपोरेशन से हमने फंड को क्या किया, इकट्ठा किया, तो वो कहलाता है म्यूचुअल फंड कहलाता है। डिपॉजिटरीज की हम बात करें, डिपॉजिटरीज हमने पहले भी पढ़ा था कि डिपॉजिटरीज के सिस्टम होते हैं। तो डिपॉजिटरीज जो आपको हेल्प करती है डिपॉजिट्स को इंक्रीज़ करने में, डिपॉजिट्स के लिए लोगों को अवेयर करने में, उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। फिर हम देखें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपना थर्ड सेमेस्टर में अलग से सब्जेक्ट है। वहाँ पे हम ये देखेंगे किस किस सिक्योरिटी के अंदर कितना रेशियो, कितना % जो है हमें इन्वेस्ट करना है, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। फिर आता है
ट्रस्टशिप ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर ट्रस्टशिप भी बोलते हैं इसको, कि डिवेंचर जो पैसा हमें दे रहे हैं उनको हम पैसा टाइमली लौटाएं, और डिवेंचर ट्रस्टशिप। शेयर ब्रोकिंग, शेयर्स को हेल्प करना एज ए ब्रोकर, कस्टडियन सर्विस देना, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम FFI बोलते हैं, फॉरेन से पैसा इकट्ठा करना, शेयर ट्रांसफ़र करना। तो ये हमने जो एक्टिविटी देखी हैं ये यहाँ पे जो मर्चेंट बैंकिंग की वो एक्टिविटीज़ हैं जो क्या हैं, ऑथोराइज्ड हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो सेबी के रेगुलेशंस के अंदर मर्चेंट बैंकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने क्या किया, पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।